हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह और आज लेके आई हूं आपके लिए ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। इसमें सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन बहुत आते हैं, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कई बार तो इसमें 8 से 10 क्वेश्चन सेंसस से ले लिए जाते हैं, इसलिए मैंने पीपीटी आज सेंसस से तैयार की है, जनगणना 2011। क्योंकि अभी तो कोई जनगणना हुई नहीं है, तो 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके पीपीटी मैंने तैयार करी। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग प्लीज़ पूरे वीडियो देख के जाएं, क्योंकि ये आपके लिए एक प्रॉफिट ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं है अननेसेसरी, क्वेश्चन वही है जो एग्ज़ाम में आएंगे और ये आने की संभावना है और आ चुके हैं। ठीक है, तो पहले हम पिछले जो वीडियो मैंने जनजाति ट्राइब्स से बनाई थी, उसमें एक क्वेश्चन था, वो जल्दबाजी के कारण शायद वो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। वो क्वेश्चन मैं थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। लगा लेते हैं पीपीटी जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 था, तो पेशेंस रखिएगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। ठीक है, जितना रिवीजन करेंगे उतना क्लियर होता जाएगा, आप भूलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे करा रहे हैं, आप लोग देखें। क्लास आपके लिए फ़ायदा ही रहेगा। ठीक है, अब जल्दी से लगा लेते हैं पीपीटी, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल संडे था, कल हम क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि पेंडिंग वर्क भी बहुत हो जाता है। जो एक संडे मिलता है उसमें ही करना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है, मैंने उसमें बताया था गोंड, लेकिन अगर भील दिया है, अगर ऑप्शन में भील दिया है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ये मैं बताया भील। दूसरी बड़ी जनजाति कौन है, गोंड है। और अगर ऑप्शन में दिया है कि सबसे बड़ी ही कौन है, तो अगर भील दिया तो भील होगी। ठीक है, अगर भील दिया है तो भील होगी। क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील। अगर दूसरी पूछिए तब गोंड होंगे। दूसरी कब, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील और दूसरी बड़ी जनजाति गोंड। यह है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। ठीक है, ये प्रथम बड़ी जनजाति है। ठीक है, जल्दबाजी के चक्कर में शायद हम बताना भूल गए कि अगर ऑप्शन में आएगा भील भी होगा तो भील होगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में भील नहीं रहा होगा तो फिर गोंड होगा। ठीक है, ए बी और बताया था बी सी ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप याद रखना, सबसे बड़ी है भील। अगर ऑप्शन में भील होगा तो भील रहेगा, अगर ऑप्शन में भील नहीं रहेगा तो फिर गोंड होगा, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ठीक है, 123, 124। ठीक, अच्छा 124 क्वेश्चन नंबर है, ये आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने हो चुके हैं, 124। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था। इससे बताने से पहले सेंसस से रिलेटेड कुछ आपको पता होना चाहिए कि अब जो जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1872 एडी में। सबसे पहले कब हुई थी, सन 1872 में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां थी और ये ऑफिशियल जनगणना नहीं थी, साइंटिफिक जनगणना नहीं थी। तो सिंक्रोनाइज सेंसस, जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस था वो 1881 में किसके शासनकाल में हुआ था, किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। किसके में, लॉर्ड रिपन। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, सिर्फ यही पूछा जाएगा तो लॉर्ड मेयो होगा। और ये कि ऑफिशियल जनगणना की शुरुआत, साइंटिफिक जनगणना की शुरुआत, एक वेल मैनर में जो जनगणना की शुरुआत वो कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना। और जनगणना क्या है, संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का विषय है। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। जनगणना, संघ सूची, यूनियन, ठीक है, यूनियन लिस्ट का विषय है कौन सा, जनगणना। ठीक है, और ये इसकी शुरुआत फर्स्ट कब हुई थी, 1872। ऑफिशियल मैनर, वेल मैनर या साइंटिफिक तरह से जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2011 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत था, कितना था? ऑप्शन ए 31.34%, ऑप्शन बी 17.70%, ऑप्शन सी 13.31% और ऑप्शन डी 23.85%। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी 17.70%। जनसंख्या का वृद्धि का प्रतिशत, कितनी वृद्धि? 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या में टोटल वृद्धि कितनी हुई थी? 17.70% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम नहीं, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराएंगे, एक्सप्लेनेशन बाद में कराएंगे जब एग्जाम हो जाएगा, पर तो जो बहुत जरूरी है उसका एक्सप्लेनेशन कराते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 125। ठीक है, निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर, एक बार कई बार कर्सर ही नहीं दिखता हमको, ये है। ठीक है, बहुत छोटा सा होता है ना तो कई बार दिखता नहीं है। वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी। ऑप्शन ए 1921 से 31, और बी 1911 से 21, सी 1941 से 51 और डी 1931 से 41। नकारात्मक वृद्धि दर कब हुई थी? जब भारत की जनसंख्या नेगेटिव में चली गई थी। वो कौन सा ईयर था, आपको ये बताना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी 1911 से 21। इसका रीजन क्या है कि क्यों थी उस टाइम पे ये नेगेटिव? कितनी नेगेटिव में हो गई थी? -0.31। ठीक है, कि नकारात्मक वृद्धि हुई थी, नकारात्मक वृद्धि। ठीक है, कि नकारात्मक वृद्धि हुई थी। रीजन क्या है? इसका कारण क्या था? इसके कारण बहुत थे, कुछ मोस्ट है जो बता दे रहे। इसका कारण था इन्फ्लुएंजा, प्लेग, चेचक, हैजा आदि महामारियों का प्रकोप था। अच्छा, सन 1919 में अकेले इन्फ्लुएंजा से ही 120 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और सन 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिससे अनेक भारतीय सैनिकों की जानें गईं। इसी बीच निरंतर 2 वर्ष फसल भी खराब हो गई, जिससे अनेक लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ा। यही कारण है कि 1921 को भारतीय जनगणना के इतिहास का विभाजक वर्ष कहा जाता है। ये क्या है? भारतीय जनगणना के इतिहास का विभाजक वर्ष। इतिहास का विभाजक वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए विभाजक वर्ष कब है जनगणना का, तो आपको क्या बताना है? वर्ष क्या है? 1911 से 21। इसमें रीजन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच, और काफ़ी महामारियां भी आई जो हमें आपने बताया अभी, इन्फ्लुएंजा, प्लेग, चेचक, हैजा, इस तरह से। और उस टाइम पे क्या फसल खराब होने के कारण भुखमरी का रीजन मतलब सूखा भी हो गया था, जिसके कारण इतने सारी होने कारण से जैसे जनसंख्या का बहुत ह्रास हो गया। ठीक है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि नकारात्मक हो गई थी। ठीक है, याद रहेगा कब? 1911 से 1921 में। ये बातें हैं जो आपको याद रखना है, तो इस कारण इसे ये रटना नहीं है क्योंकि इसका रीजन है तब हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 126। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? आपको बताना उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है,
ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी कानपुर नगर। आंसर क्या होगा, किसका जनघनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन होगा सी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। ठीक है, मूवी देखी है आपने जिला गाजियाबाद। ठीक है, तो इसमें कितना है 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की डेंसिटी के, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है सर, जनघनत्व तो कितना है 3971। ठीक है, कहीं कहीं 3967 भी लिख देते हैं। ठीक है, 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, एक मिनट ये अच्छे से रख लेता है तभी राइटिंग सही आती है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3971 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्या था, पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर। कहाँ, जिला गाजियाबाद के जिले में, यूपी के जिला कौन सा है, गाजियाबाद। ठीक है, 3971। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है, गाजियाबाद में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। अच्छा, 127 जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आपसे पूछेगा किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक। ये बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें डाल दिया है क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें ज़रूर मैच खा ही जाते हैं। ठीक है, मैच हो ही जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी केरल, और उसमें ई ऑप्शन दे रखते हैं बिहार पीसीएस में, तो ऑप्शन ई महाराष्ट्र। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर क्या होगा, सबको पता है ऑप्शन क्या है, ए बिहार। ठीक है, क्या हो गया, बिहार। बिहार का डेंसिटी कितनी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कितना है 1106। ठीक है, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक मिनट, आज पता नहीं क्या सही से लिखा, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, बिहार का क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये नेशनल का कितना है, नेशनल पूछा जाए, नेशनल डेंसिटी इंडिया की जनघनत्व तो 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये है, तो ये क्या है, बिहार का क्या है, दिस इज द मोर देन डबल द नेशनल एवरेज ऑफ 382 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ये नेशनल एवरेज से क्या है, ये डबल है बिहार का क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, इसलिए है ये। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के कितनी है, अगर यूपी का पूछा जाए 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, बिहार का बता दिया हमने आपको, उत्तर प्रदेश का 829 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और पंजाब का 551, और केरल का 860, ये क्या पॉपुलेशन डेंसिटी है, और महाराष्ट्र का 365। ठीक है, ये महाराष्ट्र का है, और ये सभी किस में है, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने परसेंट निवास करते हैं, रहते हैं, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसकी डेंसिटी ऐसे निकाली जाती है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, बिहार की है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
128 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 20 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। हाँ बताइए आंसर इसका क्या होगा? आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा इसका केवल 1। एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। आंसर होगा केवल 1 ए। अच्छा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। कितनी? 74.04% है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, निम्न कथन विचार कीजिए। हाँ ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन क्या है ये 20 नहीं है, 17 है। ये गलत लिखा है, ठीक है। मैं मिस्टेक कई बार मैं कंफ्यूज हो रही थी, उनका ये तो है पर ये 20 ना होकर कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्योंकि क्या है 20 नहीं 17 है, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? केवल एक ही होगा, ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना भारत का क्या है? अकॉर्डिंग सेंसस 2011 में अच्छा, भारत की साक्षरता दर क्या थी? 74.04%, ठीक है। अब इसमें क्या बताएंगे आपको, जिसमें पुरुष की कितनी थी साक्षरता दर? पुरुष मेल ये कितनी थी? 82। कितनी थी? 82.14%, ठीक है। और स्त्री फीमेल की कितनी थी? स्त्रियों की 65.46%, ठीक है। ये थी साक्षरता टोटल कितनी थी? 74.04%, जिसमें पुरुष थे 82.14% और स्त्री थी 65.46%। ये क्या थी? साक्षरता दर, लिटरेसी रेट थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 129 निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? सॉरी, आपको बताना है कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें आबादी का घनत्व सबसे कम है। इंडियन टेरिटरी, ठीक है। कौन सा है? सबसे कम है। आंसर क्या होगा? ए दमन और दीव, बी दादरा और नगर हवेली, सी अंडमान और निकोबार और डी पुदुचेरी। तो आंसर क्या होगा इसका? सी अंडमान निकोबार। सी होगा अंडमान निकोबार। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, अच्छा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देखिए आज पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब बोलने में भी गलत निकल रहा है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको बताएंगे कि इसमें केंद्र शासित जो प्रदेश में है उसमें आबादी डेंसिटी जनघनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम किसकी है? अंडमान निकोबार की। तो फर्स्ट देखिए दमन और दीव की क्या है? दमन और दीव जनगणना के अनुसार देखते हैं 2011 की जनगणना, ठीक है, की जनगणना ठीक है। दमन और दीव
अच्छा, दमनदीप की क्या है 2169, ठीक है, स्क्वायर पर किलोमीटर। दादरा और नगर हवेली, दादरा और नगर हवेली, नगर हवेली 698। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार, निकोबार 46, ठीक है। और पुदुचेरी 2598, 2598, ठीक है, ये पर स्क्वायर किलोमीटर ये है। और 2011 की एक्चुअली बच्चे की अभी हमारे यहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहा, तो उसके कारण मुझे फीवर हो गया। फीवर होने के कारण, अरे सॉरी क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, क्लास नहीं लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर इतना डिले नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम है। तो फिर मैंने कहा मैं क्लास तो लूँगी कुछ भी हो जाए। तो उस चक्कर में, क्योंकि मेरा थोड़ा पेन बहुत ज़्यादा, हेडेक बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए क्या बोल रही हूँ नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये है कि कोई गलत नहीं पढ़ाऊँगी, आपको सही पढ़ाऊँगी, ये आप टेंशन नहीं लीजिएगा बिल्कुल ही भी, ठीक है। अंडमान और निकोबार, ठीक है। आंसर क्या हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय, ये देखो मिस्टेक, द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ए आंध्र प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी पश्चिम बंगाल, ठीक है। जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर बताइएगा आप। आंसर हो गया इसका क्या? सी महाराष्ट्र, ठीक है। सेकंड, ठीक है। अगर प्रथम पूछा जाए तो कौन है बताओ, इसमें बिल्कुल भी नहीं सोचना क्या है। जनसंख्या पूछी जाए ना तो प्रथम क्या है हमारा? हमारा उत्तर प्रदेश, ये है प्रथम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। 4 राज्य, पहले आएगा उत्तर प्रदेश, लिख देते हैं, पहले आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के, ठीक है। बिहार और पश्चिम बंगाल। कई बार ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछ लेते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, ठीक है। पश्चिम बंगाल, देखो आज कितना मिस्टेक हो रहा है। पश्चिम बंगाल, ठीक है। फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड महाराष्ट्र और थर्ड बिहार, फोर्थ पश्चिम बंगाल। अगर उसके बाद ही पूछ लिया जाए फिफ्थ पे तो हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है? 199 581 477 477। एक ये टैबलेट सही नहीं रखा है, 1 मिनट रुको। ठीक है। यूपी की कितनी है? 199 581
581 और 477 ये कब है? ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार और फिर क्या है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड पे क्या है? महाराष्ट्र और फर्स्ट पे है यूपी, किसमें? अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? ठीक है, जेंडर रेशियो, ठीक है, लिंग अनुपात क्या है? ऑप्शन ए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, और बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, सी है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा बताइए जरा? आंसर होगा, क्या होगा? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, आंसर होगा ए। लेकिन ये 940 उसमें लिखा है, लेकिन ये निकट पूछा है तो फिर यही होगा, वैसे 943 है, 943, ठीक है, ऑप्शन हो गया ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है। और लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात क्या होता है? इसमें बताया प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, ठीक है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या है? ये क्या है? जेंडर रेशियो होता है, ठीक है, स्त्रियों की संख्या। अब इसमें स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943, ठीक है, 943, ठीक है। ये 940 है कि, लेकिन इसका क्योंकि निकटतम है इसलिए ये होगा, ठीक है, ऑप्शन, क्योंकि ये सब इससे काफ़ी दूर है 943 से, सबसे निकटतम क्या है? 940, इसीलिए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 क्या है? ये नेशनल रेशियो है, राष्ट्रीय लिंगानुपात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 132। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कितनी प्रतिशत है? आपसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है भारत की कितनी प्रतिशत है 2011 के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन ए 14.2%, ऑप्शन बी 15.5%, सी 16.16%, ऑप्शन डी 18.2%। आंसर क्या हो जाएगा? सी 16.16%। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 2001 में 16.60% थी, जो 2011 के बढ़कर 16.49% हो गई है, लेकिन पहले क्या थी? 16.16% थी भारत की जनसंख्या, ठीक है। क्वेश्चन कितनी है? 16.16%, ठीक है, ये है। और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133। जनसंख्या नियंत्रण एवं प्रवाह नियोजन विषय है, किसका विषय है बताओ? जनसंख्या नियंत्रण एवं प्रवाह नियोजन विषय है। आंसर बताना है आपको। ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी संवर्ती सूची और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी संवर्ती सूची, सी संवर्ती सूची। संवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट का है। कौन? करंट लिस्ट, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण प्रवाह नियोजन किसका है? कॉन्करेंट लिस्ट का है। जनसंख्या नियंत्रण एवं प्रवाह नियोजन को संविधान में संवर्ती सूची के अंतर्गत समाहित किया गया है। संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर क्या होता है? संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों नियम बना सकती है। अगर कोई संवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट डला हुआ है तो उस पर क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नियम बना सकती हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है तो इस पर किसका
नियम लागू रहेगा, वो केंद्र सरकार का नियम लागू रहेगा। ठीक है, कितनी लिस्ट होती है अकॉर्डिंग शेड्यूल 7th, ठीक है, 7वीं सूची के अनुसार कितनी लिस्ट है संविधान में 7वीं सूची, उसके अनुसार 3 लिस्ट उसमें दी गई हैं। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, एंड कंकरेंट ही है ये। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, और जनसंख्या न्यूनतम परवानियन किसमें? समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 134 भारत में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? आपको बताना है चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है? ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश और डी पंजाब। किसमें है? आंसर क्या होगा? अच्छा, पहले आपको बता दें कि शिशु लिंगानुपात होता क्या है। शिशु लिंगानुपात का मतलब है 0 से 6 साल के बीच की उम्र के बच्चों, और देखो 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000, ठीक है, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या की संख्या 0 से 6 वर्ष के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या क्या है? शिशु लिंगानुपात है। क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो। ठीक है, 0 से 6 साल के बीच की उम्र के बच्चों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या चाइल्ड सेक्स रेशियो है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया था कि किसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ऑप्शन इसका बता दिया, क्या होगा? ए छत्तीसगढ़, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। ऑप्शन होगा ए छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या है? चाइल्ड सेक्स रेशियो पाया जाता है। कितना है? 969 गर्ल्स पर पर 1000 बॉयज। ठीक है, नेशनल का कितना है? 918। नौ सौ आठ है, 918, थोड़ा ही कंफ्यूज है, बाद में देख के बताएंगे। नेशनल का कितना है? ठीक है, ये बाद में बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 961 गर्ल्स पर 1000 बॉयज। ठीक है, तो ये आंसर ये हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेशनल का है 908 है 908। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 135 जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की लिटरेसी रेट पूछी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए 74.01%, ऑप्शन बी 72.60%, ऑप्शन सी 69.72%, 72%, ऑप्शन डी 70.60%। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा क्या? सी। आंसर होगा इसका क्या? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी? 69.72%, 69.72%, जिसमें
पुरुष का कितना है, मेल 79 क्या साक्षरता दर है, ठीक है, 24%। और स्त्री की कितना है, 59.26%, ठीक है। लिटरेसी रेट क्या है, 69.72%, जिसमें पुरुष मेल हैं 79.24% और स्त्री है 59.26%, ठीक है। क्या है ये, साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 136 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मिजोरम, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा मिजोरम। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा हो गया, मिजोरम। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, इनमें से कौन सा है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है, 91.58%। पेन चला गया इसका पूरे नीचे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के भी देख लिए कितनी, 69.72%, ठीक है। और मणिपुर की है 79.85%, ठीक है। और राजस्थान की कितनी है, राजस्थान की है 69.72%, 9.72%, ठीक है। ठीक है, लिटरेसी रेट है। तो इसमें किससे पूछा गया, सर्वाधिक किसकी है, वो मिजोरम की है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बताने का नहीं है इसमें कुछ। 137 जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। आईएएस का क्वेश्चन है, आया था ये क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन, ऑप्शन बी और अधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रारंभ, ऑप्शन सी शिशु मृत्यु दर में कमी और डी उच्च शिक्षा का निजीकरण। बताइए जननांकीय लाभांश में क्या करना चाहिए। पहले तो आपको हम ये बता देते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जननांकीय लाभांश होता क्या है। एक मिनट, कर्सर कहाँ गया। जननांकीय लाभांश क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, देश को 15 से 59 वर्ग की कार्यकारी जनसंख्या के प्रतिशत, देश की क्या होती है, जो 15 से 59 वर्ष के कार्यकारी, ठीक है, या कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत। डिविडेंड क्या होता है, देश में जो 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जो जनसंख्या है, जो अधिक जनसंख्या है, वो जननांकीय लाभांश है। जनसंख्या कार्यकारी अधिक जनसंख्या का प्रतिशत होता है, ठीक है। लाभांश क्या हो गया, कार्यकारी लाभांश, जननांकीय लाभांश। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होगा, 15 से 59 वर्ष के कार्यकारी अधिक जनसंख्या का प्रतिशत, ठीक है। क्या हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब आपसे पूछा गया है
कि प्राप्त जनांकी लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन और अधिक समाज सुरक्षा योजना का प्रारंभ, सी शिशु मृत्यु दर में कमी, उच्च शिक्षा का निजीकरण। आंसर क्या होगा? आंसर इसका होगा ए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। आंसर हो गया कुशलता विकास का प्रोत्साहन। वो कैसे कि जननांकी लाभांश का अर्थ है कि देश को 15 से 59 आयु वर्ग की कार्यकारी जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है, क्योंकि यह आयु वर्ग जो 15 से 59 का आयु वर्ग है अधिक गतिशील होता है, और भारत की 15 से 59 जनसंख्या जो है 62.5% आयु वर्ग की है। जो 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है टोटल? 62.5% है। ठीक है, ये है। ये आपके पास क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड लाभांश, मतलब आपके कुल इतनी जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या है, ठीक है आपके पास, तो वो कार्यशील इनका लाभ हम कब उठा सकते हैं? जब इन नवयुवकों ये कार्यशील जो जाए इनमें कार्य कुशलता के विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा। जब इनको कार्य में कुशलता दी जाएगी, कौशल होगा, जो वो कार्य करेंगे उनमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, उस कुशलता के अकॉर्डिंग हम इनका क्या होता है, पब्लिक जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को, बर्डन को हम क्या रिसोर्सेज या संसाधन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या करके? कुशलता विकास का प्रोत्साहन देके। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ए। क्योंकि बोलते हैं ना कि भारत की जनसंख्या सबसे बड़ी है पॉपुलेशन, हम पॉपुलेशन को बर्डन मान रहे हैं, लेकिन हम उसी अगर जनसंख्या में कुशलता का विकास इतनी हद तक कर दें कि वो अधिक से अधिक कार्य करने में सक्षम हो, तो वो फिर क्या होगा? रिसोर्सेज बन जाएगा, संसाधन बन जाएगा। क्योंकि भारत, ये मत कहो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, भारत पॉपुलेशन संसाधन है उसके पास कितना है? जनसंख्या का संसाधन है। ठीक है, और वो भी क्या? कार्यशील जनसंख्या का। ये प्लस पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गिनती जननांकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ए यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या फिर बी यहाँ 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, फिर या यहाँ कुल जनसंख्या अधिक है, फिर यहाँ 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, आपको बताना है क्या है। आंसर क्या होगा? क्योंकि यहाँ वैसे होता क्या है, 15 से 59, 15 से 59, लेकिन जो इसके समवर्ती क्या है, समीप निकट के जो है आंसर यहाँ पे होगा 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, या 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक, यहाँ कुल जनसंख्या अधिक, या 15 वर्ष से आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। तो निकटतम आंसर क्या हो गया? यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन लिया था कि 15 से 64 नहीं, 15 से 59 होना चाहिए, लेकिन आयोग ने नहीं माना था और आंसर ए ही था। ठीक है, क्योंकि ये उसका निकटतम आंसर है, इसलिए 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है इसलिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसी आयु वर्ग की जनसंख्या देश की आर्थिक उन्नति में सहयोग देने में समर्थ होती है। ठीक है, क्योंकि इसी वर्ग की आयु की जनसंख्या समर्थ क्यों होती है? क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्यशील जनता होती है, और कौशल भी होता है, और इस टाइम पे समर्थता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो देश में जो भागीदार विकास के लिए, देश के विकास के लिए भागीदार जो जनसंख्या होगी वो 15 से 64 आयु वर्ग की जनसंख्या होगी। ठीक है, इसलिए भारत की गिनती किस में की जाती है? डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। जो भी बताया था इसमें कितनी बताई थी? 62.5% जनसंख्या है जो 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शायद एक क्वेश्चन ही और लास्ट बचा हुआ है। 16 क्वेश्चन थे आज टोटल। 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ए बिहार ने, बी गुजरात ने, सी राजस्थान ने, डी उत्तर प्रदेश ने।
तो आंसर क्या होगा, किसने की है, आंसर होगी बिहार ने। किस राज्य ने साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, बिहार ने। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी खत्म हुई, हम कल वर्ल्ड ज्योग्राफी विथ फिजिकल ज्योग्राफी लेके आएंगे, साथ साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बार बार अलग अलग कराते रहेंगे। फिजिकल ज्योग्राफी अलग, इंडियन ज्योग्राफी अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग। इंडियन ज्योग्राफी तो हो ही गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी और होना बाकी है। तो आपको नेक्स्ट परसों जो क्वेश्चन होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से होंगे, और मैपिंग ज़्यादा ही रखेंगे जो क्वेश्चन, क्योंकि मैपिंग में यूपी पीसीएस में मैपिंग से वर्ल्ड मैपिंग में से क्वेश्चन रहते हैं, और फिजिकल से भी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन रहते हैं, वो सारे क्वेश्चन बनाएंगे आज। क्योंकि बच्चे तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी हम क्लास ले रहे थे, क्योंकि डिले नहीं होना चाहिए। ऐसे डिले करेंगे तो आप लोग कहेंगे कि मैम तो ऐसे झूठ बोलती रहती है, क्लास लेती नहीं है, 4-5% गायब रहती हैं। मैंने कि बुखार हो या कुछ भी हो, लेकिन क्लास लेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में थोड़ी बहुत अगर कहीं भी ऐसा मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक तो मोस्टली मैं करती ही नहीं, अगर होता है तो मैं दूसरी क्लास में बता देती हूँ, कि मेरा मतलब ये नहीं कि गलत आपके पास इन्फॉर्मेशन जाए। जितना ही पढ़ाती हूँ सटीक और बहुत उस पर रिसर्च करके ही पढ़ाती हूँ, गलत नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है बच्चा, पूरा आप देखना, बहुत कम वीडियो है, ज़्यादा तो लंबा वीडियो है नहीं, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप लोग बताइएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे आप और लोगों को फ़ायदा मिले इसका। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।